हेलो बच्चों, आज हम मध्यकालीन भारत जो आपकी पुस्तक है भारत का भौतिक स्वरूप, ये आपकी जो किताब है भाग 1, उसमें से जो 3rd चैप्टर है अपोहा, उसका अध्ययन करेंगे यहाँ पर। तो आइए जानते हैं हम इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले है अपोहा शब्द। अपोहा, तो इस अपोहा से तंत्र की व्याख्या हम इसमें करेंगे। अपोहा किसे कहते हैं, ठीक है। एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपोहा द्रोणी कहते हैं। यानी कोई भी नदी है, अब जिस क्षेत्र में वह बहती है वहाँ का पूरा जल उसमें समाहित हो जाता है और बह करके अन्यत्र दूसरे स्थानों पर जाता है, उसे अपोहा द्रोणी के नाम से जाना जाता है। आए बात समझ में। अगला है कोई भी ऊंचा क्षेत्र, जैसे पर्वत, उच्च भूमि। दो पड़ोसी अपोहा द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। मैंने कल के वीडियो में समझाया था। जैसे ये नदी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। अब नदी के बीच में ये पर्वत या पठार आ गया यहाँ, या कोई बड़ा सा पत्थर आ गया, कुछ भी आ गया, तो ये नदी का जल क्या है, इससे टकराएगा। टकराने के बाद में एक धारा इधर निकल जाएगी और दूसरी धारा इधर से बहने लगेगी। आई बात समझ में। तो इससे क्या होगा कि ये जो बीच वाला जो भाग है, ये जो पत्थर है, इसे क्या कहा जाएगा, जल विभाजक। क्या कहेंगे इसे, जल विभाजक, यानी जल को दो भागों में विभाजित करने वाला। आई बात समझ में। अगली बात इसमें जो है कि भारत की जो नदियां हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो उनको 2 भागों में बांटा गया। भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। पहला भाग जो है वो है हिमालय की नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली, जो हिमालय पर्वत से निकल रही है, ये पहला भाग है उसका, ठीक है। और जो दूसरा भाग है वह है उसका प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीप यानी प्रायद्वीप से जो नदियाँ निकल रही है, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ। आई बात समझ में। भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहली हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय की नदियाँ। दूसरी प्रायद्वीप पठार पर बहने वाली नदियाँ, ठीक है। अगली बात जो हम इसमें जानेंगे कि क्या अंतर है प्रायद्वीपीय नदी में और हिमालय की नदी में, 2 भागों में क्यों बांटा गया है। तो जो पहले नंबर की नदियाँ हैं हिमालय की, इनमें वर्ष भर जल भरा रहता है। वर्ष भर क्या भरा रहता है इनमें, वर्ष भर जल इनमें भरा रहता है, जल रहता है। और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वह केवल वर्षा ऋतु में उसमें जल रहता है, बाकी गर्मी के मौसम में जल सूख जाता है। अब हिमालय की नदियों में जल क्यों भरा रहता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश का जल रहता है, और गर्मी में हिमालय पर्वत पर जमा हुई जो बर्फ़ है उसके पिघलने से इसमें बाढ़ आती है। आए बात समझ में। अगली बात इसमें हिमालय जो है उससे कौन सी 2 बड़ी नदियाँ निकलती है, तो इसमें 2 बड़ी नदियाँ, एक तो पहली सिंधु और दूसरी ब्रह्मपुत्र। 2 बड़ी नदियाँ इसमें से निकलती है। जिन्होंने काय का निर्माण किया है, गार्ज का। प्रश्न आ सकता है कि हिमालय से निकलने वाली कौन सी 2 बड़ी नदियाँ जो गार्ज का निर्माण करती है, तो पहली है सिंधु और दूसरी है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन नहीं, हम मुख्य बिंदु पढ़ रहे हैं पाठ के। अब विश्व की सबसे बड़ी अपोहा द्रोणी है ना नदी, सबसे बड़ी, तो वो है नील नदी। कौन सी, नील नदी। कहाँ पर पाई जाती है, कौन से देश में पाई जाती है, मिस्र में। कहाँ, मिस्र में ये
पाई जाती है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है विश्व की? नील नदी, जो कौन से देश में पाई जाती है? मिस्र देश में। ठीक है, अगली बात हम इसमें जानेंगे कि हिमालय से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी है। तो 3 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो सबसे बड़ी, एक तो सिंधु, दूसरी गंगा और तीसरी ब्रह्मपुत्र। पहले इसका नाम ब्रह्मपुत्री था, बाद में ब्रह्मपुत्र कर दिया गया। ये 3 बड़ी नदियां निकलती हिमालय पर्वत से। अब सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। सिंधु नदी की लंबाई पूछी जाती है एग्ज़ाम में, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, गंगा की कितनी है। तो सिंधु नदी की जान लेते हैं हम, लंबाई 2900 किलोमीटर है इसकी। कितनी किलोमीटर? 2900 किलोमीटर। किसकी? सिंधु की। ये सिंधु नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900। अब जानते हैं हम गंगा नदी की लंबाई। तो गंगा की जो लंबाई है टोटल, वह है 2500 किलोमीटर। कितनी है? 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। ठीक है, आइए अब और हम जानते हैं इनके बारे में। तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। ठीक है, मानसरोवर। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, और पश्चिम की ओर ये बह करके जम्मू कश्मीर से लद्दाख ज़िले में प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है। आइए अब गंगा की बात करते हैं। गंगा कहाँ से निकलती है? इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो भागीरथी जो हिमानी है हिमालय पर्वत की, वहाँ से इसकी मुख्य धारा निकलती है गौमुख से। फिर बाद में उत्तरांचल में आकर के अलकनंदा के नाम से ये जानी जाती है। देवप्रयाग, प्रयागराज जिसे बोलते हैं हम, वहाँ पर ये सारी की सारी मिलकर के एक गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। ठीक है, अब ऐसी प्रमुख नदियाँ जो गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? ये प्रश्न आता है कि गंगा की सहायक नदियाँ बताइए। तो सबसे पहले तो यमुना, गंगा की सहायक नदी में कौन सी? यमुना। यमुना के बाद में कौन सी है? तो घाघरा, घाघरा। गंडक नदी, कोसी नदी, बिहार में है ये गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, ये क्या है? गंगा की सहायक नदियां। आइए अगली बात हम जानते हैं यमुना के बारे में। यमुना कहाँ से निकलती है? तो ये यमुनोत्री, हिमालय पर्वत में स्थान है यमुनोत्री नामक। गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, और गंगा के साथ साथ दाहिने किनारे पर ये समांतर बहती है और इलाहाबाद में आकर के गंगा में मिल जाती है यमुना नदी। ठीक है, घाघरा, गंडक और कोसी जो कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ये कहाँ से निकलती है? तो ये नेपाल से निकलती है, नेपाल हिमालय से। कहाँ से निकलती है? नेपाल। अब ब्रह्मपुत्र को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को, इसके बारे में जान लेते हैं हम। तिब्बत जो देश है, पठार है तिब्बत का, वहाँ इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। प्रश्न आ सकता है इस तरह का कि तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में बांग्लादेश में इसे किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं, जमुना, जमुना। तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं इसे। अन्य भी नाम है इसका, पद्मा नाम भी है इसका, पद्मा,
और इसका ही नाम मेघना भी है। इतने नामों से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। सांगपो, पद्मा, मेघना और जमुना। आइए अब अगली बात जानते हैं इसकी हम। प्रायद्वीपी, ये तो हमने हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब प्रायद्वीप से निकलने वाली, प्रायद्वीप पठार से जो नदियाँ निकलती है वे कौन कौन सी हैं? तो पहली है महानदी। कौन सी नदी? महानदी। दूसरी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। किसे? गोदावरी को। तो ये प्रायद्वीप की नदियाँ, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। ठीक है। अब ये कहाँ गिरती है? तो ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी। ठीक है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कई वर्षों से आ रहा है, हर कक्षा में आता है ये, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है भारत की? तो अरब सागर में जो गिरती है वो है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ये दोनों नदियां कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कहाँ गिरती है ये दोनों? अरब सागर। ठीक है। अब नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और ये पश्चिम की तरफ बहती है। कौन सी तरफ बहती है? पश्चिम की तरफ। और पश्चिम की तरफ ये बहती हुई कहाँ पहुँच जाती है? पश्चिमी घाट। और वहाँ पर ये भ्रंश घाटी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है और कई दर्शनीय स्थल इस पे पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये अरब सागर में गिरती है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी भी इसे कहा जाता है। गोदावरी नदी प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ से निकलती है? नासिक जिला, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है। नासिक, महाराष्ट्र। आई बात समझ में? इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 1500 किलोमीटर लंबाई है इसकी टोटल। कितनी है? 1500 किलोमीटर। ठीक है। और कहाँ गिरती है ये? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद में अब हम गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। तो गोदावरी की अनेक सहायक नदियां हैं। जैसे पहली सहायक नदी है इसकी पूर्णा। कौन सी है? पूर्णा। दूसरी वर्धा नदी। सहायक नदी की बात कर रहे हैं। प्राणहिता तीसरी इसकी सहायक नदी, प्राणहिता। चौथी है मांजरा। वेनगंगा और पेनगंगा। वेनगंगा और पेनगंगा, ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। अगली बात हम जानते हैं महानदी के बारे में। महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो जो महानदी है ये छत्तीसगढ़ राज्य से निकली है। कहाँ से निकली है? छत्तीसगढ़ से। ठीक है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। और इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। कितनी है? 860 किलोमीटर। ठीक है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, 4 राज्यों में बहती है। अगली नदी जो है हमारी कृष्णा, महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा कहाँ से निकलती है?
महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से। ठीक है, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 1400 किलोमीटर कृष्णा नदी की। आप जानते हैं इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है इसकी? तो इसकी पहली सहायक नदी है तुंगभद्रा। कौन सी? तुंगभद्रा। दूसरी है कोयना। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ पढ़ रहे हैं हम। पहली तुंगभद्रा, दूसरी कोयना, तीसरी है घाट प्रभा। घाट प्रभा। और चौथी इसकी जो सहायक नदी है मूसी नदी। ठीक है, पांचवी है भीमा नदी। ये इसकी टोटल सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अब कावेरी नदी अंतिम नदी है प्रायद्वीपीय पठार की, प्रायद्वीप भारत की कावेरी नदी। तो जो कावेरी नदी है वह पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी नामक स्थान से। और इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलती है, 760 किलोमीटर लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब हम जानते हैं इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो अमरावती, 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 ठीक है, पहली सहायक नदी। दूसरी भवानी। दूसरी कौन सी है? भवानी। और तीसरी हेमावती। हेमावती तीसरी सहायक नदी है। चौथी है काबिनी। काबिनी। इस तरह से अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, ये 4 सहायक नदियां हैं इसकी। किसकी? कावेरी नदी की। ठीक है, भारत का दूसरा बड़ा जलप्रपात जिसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है, शिव समुद्रम, ये कहाँ है? कावेरी नदी पर। ठीक है, और कौन से स्थान पे है ये? तो राज्य की बात करें तो हम कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु, बेंगलुरु के पास इसमें सोने की खानें भी है। इस नदी में 3 जगह। कोलार, विश्व प्रसिद्ध खान है सोने की कोलार, मैसूर और बेंगलुरु। ठीक है, पृथ्वी के धरातल का 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। हम सब पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और लेकिन जो जल पृथ्वी पर पाया जाता है उसका 97% जो जल है वो लवणीय है, जिसमें नमक पाया जाता है। पी नहीं सकते उनको, किसी भी चीज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो महासागरों में पाया जाता है। कुछ खारे पानी की झीलें भी है। आई बात समझ में? तो 71% भूमि पर जल पाया जाता है, जिसमें 97% जो जल है वो लवणीय जल है। कैसा जल है? लवणीय। केवल 3% ही स्वच्छ जल पाया जाता है, और इसका भी 3/4 भाग नमक हिमानी के रूप में पाया जाता है।
3% स्वच्छ जल है, जो कि उसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ झीलों की। तो लवणी झील की बात करें हम तो सांभर झील कहाँ पर, राजस्थान में पाई जाती है। सांभर झील लवणी झील है और इससे नमक बनाया जाता है। ठीक है। मीठे पानी की जो अधिकांश झीलें हैं वह हिमालय पर्वत क्षेत्र में हैं और डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल और बड़ा पानी, ये प्रमुख झीलें मीठे पानी की है। ठीक है। उसके बाद में बांध भी यहाँ पर बनाए गए हैं कुछ झीलों पर, गोविंद सागर, भाखड़ा नांगल परियोजना, इससे जल विद्युत उत्पन्न की जाती है हमारे देश में। नदियों पर बांध बना करके झील का निर्माण किया गया है। गोविंद सागर सबसे बड़ी मानवकृत झील है जिसमें भाखड़ा नांगल परियोजना चलाई जाती है और जल विद्युत उत्पन्न की जाती है हमारे देश में। अब बाकी जो बातें हैं, हम एक बात और बता देता हूँ। विश्व की सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो मासिन राम, इसके कई नाम हैं। चेरापूंजी, ये भी इसका ही है। मासिम राम भी बोलते हैं कुछ लोग इसे, मासिन की जगह मासिम राम। तो विश्व का ऐसा क्षेत्र है ये जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। इससे ज़्यादा वर्षा संसार में कहीं नहीं होती। ये भारत के मेघालय राज्य में है। कहाँ पर? मेघालय राज्य में। क्यों होती है? क्योंकि जयंती, गारो, खासी, ये 3 पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर मेघालय में, चेरापूंजी, मासिम राम में। और कीप जैसी आकृति वो बनाती है, कीप, इस तरह की ऐसी कीप। तो यहाँ से इसमें बादल फंस जाते हैं और यहीं पर संसार की सबसे ज़्यादा बारिश कर देते हैं। ये कारण है इसका। ठीक है। अब हम प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में जानेंगे। ये इस पार्ट के महत्वपूर्ण तथ्य थे कुछ। आप सब लोग ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे बच्चे, उनको असाइनमेंट में मार्क्स नहीं दिए जाएंगे और वे वापस फेल माने जाएंगे। ठीक है। इसलिए आप सब लोग ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें समय पर।